Hello friends, welcome to the channel. So today we will discuss about the IIT JAM 2018 question paper solution. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे. So let's start the first question of this module. So first question जो है आपका IIT JAM का, that is on hydrolysis of aluminium carbide produces what. तो जनरली होता क्या है कि अगर हम कैल्शियम कार्बाइड का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें अल्काइन मिलता है. ठीक है, लेकिन इस केस में हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि एक डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है. अल्काइन हमें यहाँ पे मिलेगा नहीं यहाँ पे. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या हमें मिलने वाला है, यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम कार्बाइड है. तो कैल्शियम कार्बाइड के केस में हमें अल्काइन मिलता है. तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्बाइड, तो इस केस में हमें जनरली क्या मिलता है, हमें मीथेन मिलता है. ठीक है, so this is the solution of this question. So now next question क्या आपका, the carbonic anhydrase is an example of. तो जो आपको पता होगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है. तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि उसका फंक्शन क्या होता है. तो हाइड्रोलिसिस करता है या फिर रिडॉक्स करता है या फिर हिम प्रोटीन है या फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है. जनरली हमें पता है कि वो क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है. हाइड्रोलिसिस क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का. तो ये इसके लिए सिंपल आपको मैकेनिज्म देखना है यहाँ पे. तो ये क्या आपका, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो जल्दी, ये आपका क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है. ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज है. तो ये क्या करेगा, जल्दी ये हाइड्रोलिसिस करता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा, वो कन्वर्जन किस में करता है, कार्बोनिक एसिड में करता है. तो ये इसका मैकेनिज्म है, जस्ट आप इसको फॉलो कीजिए. इस तरीके से साइकिल चलता है हमारा. तो वाटर, यहाँ पे वाटर का कन्वर्जन. तो पहले हमें क्या करना है कि यहाँ से आपका डिप्रोटोनेशन होता है. उसके बाद यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है. उसके बाद ये जो पार्ट है आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड हमें मिलता है. सो दैट्स वाई इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस एंजाइम है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्रुप 15 ट्राइफ्लोराइड. तो अभी हमें मालूम होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट कौन से एलिमेंट का ग्रेटर होगा. तो दैट इज़ हमें ये पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट कब इंक्रीज़ होता है, जब आपका आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उसका सोल्यूशन की हम बात करेंगे तो सोल्यूशन में आपको सिंपल हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आपका आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर मेटल की बात करेंगे तो बिस्मथ जो है मेटालिक है. ठीक है, एंटीमनी और फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ के ऑर्डर में अगर हम लोग जाएंगे तो जो आपका बिस्मथ है वो मेटालिक कैरेक्टर है. इसके लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इस ऑर्डर में इंक्रीज़ होते जाएगा. तो आपका जो ये ऑर्डर है फॉस्फोरस आर्सेनिक का, तो ये आपका ए में दिया हुआ है. फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि सोडियम फ्लोराइड एक पोटेशियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का आपको क्रिस्टल दिया हुआ है सॉलिड. दे हैव NaCl स्ट्रक्चर. तो उनका स्ट्रक्चर NaCl के जैसा ही है. देयर लैटिस एनर्जी वेरी इन द ऑर्डर. तो उनका लैटिस एनर्जी किस ऑर्डर में वेरी करने वाला है, तो वो हमें देखना है. तो इसके ऐसे क्वेश्चन में जनरली मिस्टेक्स होता है. तो हमें पहले मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे. तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो लैटिस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ Na0 A Z प्लस और Z माइनस अपॉन R 1 माइनस 1 अपॉन N. तो ये N क्या है, आपका कांस्टेंट है. हमें सिर्फ क्या मतलब रखना, मालूम क्या होना चाहिए कि यहाँ पे आपको जो है आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और चार्जेस का क्या होता है, रिलेशन क्या होता है. अगर आपका लैटिस एनर्जी की हम बात करेंगे तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी बढ़ने वाला है. और रेडियस, इंटर आयोनिक डिस्टेंस जो है अगर आपका डिक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स उसकी वजह से भी आपका लैटिस एनर्जी क्या होने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है. तो इसके लिए आपका जो ऑप्शंस होने वाले हैं वो आप देखेंगे तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, तो इन दोनों का जो चार्ज है वो ज़्यादा है. ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, इन दोनों का भी सेम चार्ज है. लेकिन अगर हम साइज़ की बात करेंगे, अगर इंटर डिस्टेंस की बात करेंगे तो रेडियस जो है आपका मैग्नीशियम का क्या है, रेडियस क्या है
मैग्नीशियम का रेडियस कम है तो इसके लिए इसका लैटिस एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस केस में हम ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ज आप देख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे इसका Na का साइज़ क्या है, छोटा है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या होगा, इसका जो लैटिस एनर्जी क्या होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये आपका ऑर्डर होने वाला है, फॉलो करने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका सोल्यूशन, तो आपका जो बी आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसमें क्या बोला है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इसमें आपको NaNH2 और लिक्विड अमोनिया दिया हुआ, तो जस्ट हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है। तो इसके लिए इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें जो एक्चुअली में जो मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है वो एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि जो सोडा अमाइड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वो क्या करेगा, एसिडिक जो प्रोटॉन है उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा एडजेसेंट टू दिस लिविंग ग्रुप। उसके बाद आपको ये Cl निकल जाएगा, तो एलिमिनेशन होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद वापस क्या होने वाला है, अब इसके बाद एडिशन होने वाला है। तो एडिशन होने के लिए क्या करेगा ये, आपको पता है कि साइनाइड है, साइनाइड के बाजू वाला जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो एनायन है ये क्या करेगा, अटैक करेगा ऑन द बेंजाइन पे, क्योंकि बेंजाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो अब उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला, ये इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट होगा और उसके बाद आपको ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ से अमोनिया से एक हाइड्रोजन ले लेगा और आपको मिल जाएगा साइक्लाइजेशन। तो आपको जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज। द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सारे के सारे क्या आपके हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में अगर हम बात करेंगे एस कैरेक्टर की बात करेंगे, तो जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो जो कार्बन एटम है वो क्या होगा, मोर एसिडिक होने वाला है, ठीक है। तो उस कार्बन को जो अटैच्ड हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, मोर एसिडिक होने वाला है। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको अगर ए की बात करेंगे तो अल्कीन है, तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उसमें एस कैरेक्टर क्या होता है 33% होता है। अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये क्या आपका अलीन है, इस केस में आपका 33% अगेन है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो मैं मोस्ट एसिडिक ढूंढना है तो अल्काइन, आपने सुना होगा कि अल्काइन में sp कैरेक्टर होता है, तो मतलब उसमें 50% एस कैरेक्टर होता है। दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ही, तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा वो ज़्यादा खींचेगा। तो इसके लिए जो आपका प्रोटॉन है वो ज़्यादा मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलने वाले वो यहाँ पे बी मिलेगा, ठीक है। ये सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। बाकी आप उसके बाद क्या आपका अल्केन है, तो अल्केन में तो आपको पता ही है कि 25% एस कैरेक्टर होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, अल्काइन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज इज। अभी डी ग्लूकोज का C2 एपीमर बोला है, तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि एपीमर होता क्या है। तो एपीमर का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एपीमर का मतलब होता है कि अगर आप इस कार्बन पे या इस कार्बन पे जो OH है आप इसको रोटेट करते हो सेम मॉलिक्यूल के, तो वो एपीमर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे डी ग्लूकोज जो है वो अगर हमने क्या किया, ये OH को क्या कर दिया, सफल कर दिया, तो आपको OH यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, डी मैनोज हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि डी ग्लूकोज इज अ व्हाट, C2 एपीमर ऑफ कार्बन नंबर 2 एपीमर ऑफ व्हाट, डी मैनोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी मैनोज, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का है, तो मैथ्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको पूछा है कि द क्रिस्टल सिस्टम एंड द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस। तो आपको कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। क्या मिलेगा आपको, टोटल जो ब्रेवियस लैटिस होते हैं वो कितने होते हैं,
14 होते हैं और सिस्टम कितने होते हैं 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका फ्रंटलिक, ये आपका सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, फ्रंटलिक आइसोथर्म। इसमें आपको एक ग्राफ करेक्ट आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए, इसको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इजीली हम क्या बता सकते हैं, इसका ग्राफ आसानी से बता सकते हैं, ये उसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे फ्रंटलिक आइसोथर्म क्या होता है, फ्रंटलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो होता है वो आपका इसका फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ द एड्जॉर्बेट, ये आपका कांस्टेंट है के, और पी आपका प्रेशर होता है 1/NB के आपका एक कांस्टेंट है वैल्यू। तो यहाँ से आपको जब इसका लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब उसके बाद ये y = mx + c के फॉर्म में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ये मिलने वाला है, ऐसा ग्राफ, ठीक है। तो आपका जो स्लोप होगा वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव होगा। इंटरसेप्ट लॉग के स्लोप आपका 1/n होने वाला है, ठीक है। और लॉग x/m क्या है, अपना y एक्सिस में होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आपको क्या क्या देखना है, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते ही हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो मेन ग्रुप है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पीरियोडिसिटी, ये सब सारे जो ऑर्डर होते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए। इसमें आप देखिए ध्यान से कि विद रिस्पेक्ट टू द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसमें से। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर क्या होता है, ये सही है क्या, वो हमें चेक करना है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से क्या है, ज़्यादा है, ये बताया है इसमें। तो जनरली होता क्या है कि अगर आप हैलोजन की बात करेंगे तो क्लोरीन इज़ व्हाट, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट हैज़ व्हाट, मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें जनरली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आता है, फिर आर्सेनिक आता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो साइज़ है वो क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है, क्योंकि हमारे सेल क्या होने ऐड होने वाले हैं। उसके बाद आयनिक रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो आयनिक रेडियस, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जितना चार्ज बढ़ता है, ठीक है, तो उसका आयनिक रेडियस क्या होता है, कम होने लगता है। तो यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम की हम बात करेंगे तो जो मैग्नीशियम है उसका साइज़ छोटा है, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद आपका कैल्शियम आता है, तो कैल्शियम का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा इससे, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो आपको, ठीक है, देखिए तो इसमें आपको क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है देन फ्लोरीन से। तो ये हमारा इसके लिए ये रॉन्ग है। उसके बाद सेकंड जो बी ऑप्शन दिया था उसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम था। तो इसमें से आपको पूछा था कि इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछा था। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगने वाली है वो पूछा है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन फील्ड है। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, हाफ फील्ड है। तो जल्दी ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक रेडियस की जब हम बात करें तो हमने पहले ही देख लिया था कि नाइट्रोजन का जो रेडियस है वो क्या होने वाला है, सबसे कम होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स दिया हो गया, तो इसके लिए ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस में ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशन से है, मतलब आपका ये क्वेश्चन क्या है, जल्दी फोटोकेमिस्ट्री से। तो इसमें एनालिटिकल से जल्दी ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें पूछा है कि द प्लॉट ऑफ रिप्रेजेंट फोटोमेट्रिक टाइट्रेशन वेयर द टाइट्रेंट अलोन एब्जॉर्ब द लाइट। तो ऐसा है कि अगर हम क्या करते हैं, ब्यूरेट से टाइट्रेंट ऐड करते हैं तो क्या होने वाला है, जब जैसे आप टाइट्रेंट ऐड करते हो तो वैसे उससे क्या होना चाहिए, आपका जो टाइट्रेंट है वो एब्जॉर्ब करना चाहिए, ठीक है। तो लाइट एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब ये है। तो जनरली होता क्या है कि अगर हम ब्यूरेट में से कुछ भी ऐड करते हैं, जो सैंपल हम ऐड करते हैं और अपने कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करते हैं, तो कॉनिकल फ्लास्क में जो भी रिएक्टिव स्पीसीज होता है वो पहले रिएक्ट करता है, ठीक है। जब उसके बाद कुछ बचता है तो वो क्या करता है,
वो अब जो आपका टाइट्रेंट है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप टाइट्रेंट रहेगा ही नहीं अगर, तो वो एब्जॉर्ब तो करने वाला नहीं है। तो जनरली इस केस में हमें जो ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ ग्राफ होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपका जो एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट वगैरह रहेगा, ठीक है। तो जब तक कि आपका जो कोनिकल फ्लास्क का जो सैंपल है वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है आपके टाइट्रेंट से, तब तक तो एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला है। जैसे ही वो एक्सेस हुआ वैसे ही आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगेगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऐड करोगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगेगा। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शंस होगा वो क्या होगा, ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही सिंपल था, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल स्पीसीज वन विद द हाईएस्ट मेटल कार्बन बैक बॉन्डिंग। तो मेटल कार्बन बैक बॉन्डिंग के लिए सबसे सिंपल हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो मेटल के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है चारों में से। तो आप देखोगे ध्यान से तो इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसमें हाईएस्ट मेटल कार्बन बैक बॉन्डिंग होने वाला है, ठीक है। तो मेटल से कार्बन को बैक बॉन्डिंग मतलब कि कौन से कार्बन को, कार्बोनिल के कार्बन को बैक बॉन्डिंग होने वाला है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जनरली जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये CO क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जैसा काम करने लगता है। सो देखते हैं इसका सोल्यूशन जो है इस क्वेश्चन का 13 का। इसका सोल्यूशन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है, देखिए सोल्यूशन। तो होता क्या है कि आपका जो नेगेटिव चार्ज मेटल पे इंक्रीज़ होगा तो बैक बॉन्डिंग जो होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है, क्योंकि मेटल नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ऐसा बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। सो दिस इज द कॉल्ड एज व्हाट, बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो हाईएस्ट बैक बॉन्डिंग किस में होने वाला है ज़्यादा, ये आपका फर्स्ट में होने वाला है। तो आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेल्टा ओ फॉर द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अभी इसमें डेल्टा ओ की वैल्यू पूछा हुआ है, तो इसके पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डेल्टा ओ कब इंक्रीज़ होता है, कब डिक्रीज़ होता है। और 3D 4D सीरीज़ में डेल्टा ओ का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो 4D और 5D सीरीज़ दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद चार्ज अगर इंक्रीज़ होता है तो आपका डेल्टा ओ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस। आपका डेल्टा ओ है वो दो बातों पे डिपेंड करता है कि सीरीज़ कौन सी सीरीज़ से बिलोंग करता है आपका जो मेटल है वो। तो 3D 4D और 5D, तो सबसे ज़्यादा जो आपका डेल्टा वो इंक्रीज़ होगा वो 5D के लिए होगा, फिर 4D के लिए होगा, फिर 3D के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कोबाल्ट जो होता है वो 3D सीरीज़ होता है, लेकिन आपका जो रोडियम है वो 4D सीरीज़ है, ठीक है। और उसके बाद लिगेंड कौन से है, वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपका जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है जो वो क्या होगा, वो ज़्यादा होने वाला है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की हम बात करेंगे तो साइनाइड, और यहाँ पे साइनाइड क्या है, ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, स्प्लिटिंग क्या हो, ज़्यादा होने वाला है। तो हमारा जो इरिडियम है, अगर आप बात करो, इरिडियम जो है आपका 5D सीरीज़ है, ठीक है। कोबाल्ट क्या है आपका 3D सीरीज़ है। तो ऑब्वियसली जो आपका 5D सीरीज़ होगा उसमें क्या होने वाला है, स्प्लिटिंग क्या होने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा होने वाला है। फिर उसके बाद उसके ऊपर कौन है, रोडियम है। इरिडियम के ऊपर कौन होता है, रोडियम है। तो जो रोडियम है, रोडियम के केस में भी आपका लिगेंड तो सेम है, लेकिन आपका जो मेटल है वो क्या है, वो रोडियम है। तो दैट इज़ आपका जो 4D सीरीज़ का है, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा स्प्लिटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं फिर अगेन रोडियम है, लेकिन यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। तो अब आपको पता है कि वीक फील्ड लिगेंड का क्या होता है, जो स्प्लिटिंग है वो क्या होने वाला है, लेस होने वाला है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और उसके बाद रोडियम, उस रोडियम के ऊपर और जाइए तो आपको मिलेगा कोबाल्ट। तो कोबाल्ट क्या है आपका 3D सीरीज़ है, तो सबसे लीस्ट जो होने वाला है वो स्प्लिटिंग कहाँ पे होने वाला है, कोबाल्ट के केस में। तो ये दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द दिस ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। तो डेल्टा ओ की जो वैल्यू है वो आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डीके मोड ऑफ द कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 14 दिया हुआ है। तो आपको सबसे सिंपल है कि इसमें डीके करवाना है हमें,
तो वो जो कौन सा डीके होने वाला है वो हमें देखना है कि पॉजिट्रॉन होने वाला है या फिर बीटा होने वाला है या फिर दोनों होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि तो देखिए अगर हम डीके की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड मिलने वाला है वो उसका मतलब है कि आपको जब डीके होगा तो यहाँ पे सबसे मोस्ट स्टेबल हमें क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट मिलना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कार्बन क्या होता है 12 होता है, लेकिन यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो मास आपका ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 14 मास को हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर उसका चेंज कर दे। अगर हम 7 कर दे तो वो नाइट्रोजन बन जाएगा, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, दैट इज़ आपका क्या हो जाएगा, बीटा डीके हो जाएगा यहाँ से। और अगर आपके पास ऑक्सीजन है 14 है, तो अगेन आपको पता है कि 14 मतलब नाइट्रोजन होता है, लेकिन नाइट्रोजन को हमें 7 करना है, तो हमें क्या करेंगे, उसमें से +1 अलग कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये यहाँ पे एंटी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एंटी बीटा पार्टिकल, दैट इज़ पॉजिट्रॉन बोलते हैं उसको। तो हमें क्या मिलने वाला है, पहले बीटा डीके होने वाला है, फिर पॉजिट्रॉन एमिशन होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में क्या है, पहले बीटा डीके हुआ कार्बन 14 के लिए, उसके बाद एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन किस केस में हुआ, आपका ऑक्सीजन 14 के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जनरली VSCPR थ्योरी का क्वेश्चन है, वो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे वो आपके IIT जाम ही क्यों ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे आप अगर कंपेयर करेंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को, मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस मॉलिक्यूल में एक नंबर होता है, स्टेरिक नंबर जिसे बोलते हैं, वो हमें कैलकुलेट कर लेना है पहले। तो उसको कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जितने भी एटम होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, और कौन से ऐसे एटम होते हैं जिसकी वैलेंसी 1 होती है, जो इसका मतलब है कि वो 1 बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्वियसली जो फ्लोरीन है वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो वो क्या होगा, मोनोवैलेंट होगा। और ज़ेनॉन क्या है, आपका सेंट्रल एटम है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, हमें वो देखना है। यहाँ पे क्या है, ज़ेनॉन है, प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा आपने सेंट्रल एटम का, उसके बाद मोनोवैलेंट एटम देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन कितना है, 2 है। अगर कुछ चार्ज है तो चाहे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको यहाँ पे माइनस जो भी चार्ज का नंबर होगा 1 2 3 वो लेना है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस लेना है। ठीक है, इसके लिए मैंने प्लस माइनस लिखा है, अपॉन 2, तो अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये जो स्टेरिक नंबर है, अब स्टेरिक नंबर को हमें अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले हम इस मॉलिक्यूल पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 + 2, 8 क्या आपका इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसका क्या है, कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है, 2 है, चार्ज कुछ नहीं है, 0 है। तो हम क्या कहेंगे, 8 + 2/2, तो क्या हो जाएगा 10/2 मतलब 5 का मतलब होता है, इससे हमें पता चल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है। और हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें पता चलेगा तो स्ट्रक्चर पता चल जाएगा हमें। ठीक है, जब हमें स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो हमें डायपोल मोमेंट भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर पता करते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो 5 है, इसका मतलब कि एक s ऑर्बिटल होगा, 3p ऑर्बिटल होगा, अब उसके बाद 4p ऑर्बिटल तो होता नहीं कभी, उसके बाद किसका नंबर आएगा, d का, तो sp3d। ठीक है, तो sp3d किस केस में होता है, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होता है। तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री को बना देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन में जो दिया हुआ है 2 ही फ्लोरीन है, हमें 2 फ्लोरीन को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए। तो जहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल आप देखोगे तो यहाँ पे 180 का बन रहा है। अगर आप यहाँ पे ही दोनों को रखोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 120 का हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रखोगे तो जो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा वो लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर है तो इसका मतलब इसका जो कोई डायपोल मोमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट इसको कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट जो है आप बात करते हैं यहाँ पे XF4 का। तो XF4 के केस में आपको क्या मिलने वाला है, जो स्टेरिक नंबर है वो क्या मिलने वाला है, 8 + 4/2 6। तो 6 मतलब क्या होता है, स्क्वायर प्लेन। यहाँ पे 6 का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। 6 मतलब 1sp3, अब बचा कितना, 4 ही हो गया, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो sp3d2 किस में होता है, ऑक्टाहेड्रल में। तो ऑक्टाहेड्रल का जो नॉर्मल जो ज्योमेट्री होती है ऐसी कुछ होती है, लेकिन अभी हमें कितने फ्लोरीन दिए हैं, यहाँ पे 4 फ्लोरीन है, तो हम 4 फ्लोरीन को हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे
इस प्लेन पे रखेंगे। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी पहले ऑक्टाहेड्रल थी, लेकिन ये लोन पेयर को अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो आपको स्क्वायर प्लेनर जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इस केस में भी आप देखोगे तो इसके जो डायपोल मोमेंट है उसको ये कैंसिल कर दे रहा है, इसका डायपोल मोमेंट इसको कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये आपका जो है मॉलिक्यूल क्या होगा, इट हैज़ गॉट 0 डायपोल मोमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इस क्वेश्चन में हम XeF6 दिया हुआ है, तो इसका यहाँ पे आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको नंबर जो आएगा स्टेरिक नंबर 7 आएगा, और sp3d3 मतलब ये जो होगा 7 के केस में हमें याद रखना है कि जो होने वाला है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर और जो ज्योमेट्री होने वाली है। तो इसको अगर हम क्या करते हैं, जहाँ सारे के सारे 6 फ्लोरीन को रखेंगे, आपको दिखने में तो ये लगेगा कि ऑक्टाहेड्रल है एक्चुअली में, लेकिन आपने जब रखा तो सबसे पहले तो आप क्या रखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो प्लेन से इसमें 90 डिग्री का एंगल, इसमें आप कंपैरिजन करोगे इसको रखने के बाद, तो आपको कुछ स्ट्रक्चर जो दिखेगा पेंटागोनल पिरामिडल दिखेगा जैसा स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखते हो, ठीक है, तो ये जो ये कैसा दिख रहा है, डिस्टॉर्टेड का मतलब ऑक्टाहेड्रल जो है आपका वो डिस्टॉर्ट हो गया है। यहाँ पे जो आपका ये आपका जो होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल लिखा है, तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको याद रखना है कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो जनरली आपको 6 लिगेंड तो है ही, यहाँ पे 6 लिगेंड जब होते हैं तो क्या होता है आपका, तो इस केस में आपका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका कुछ तो डायपोल मोमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो है ज़ेनॉन O3, अगर ऐसा कुछ केस आया तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को निगलेक्ट कर देना है सबसे पहले। तो ऑक्सीजन को हमने हटाया, फिर ज़ेनॉन को रखना है, तो ज़ेनॉन का 8/2 स्टेरिक नंबर 4 मतलब टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल आया तो आपको ऑक्सीजन कितने हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नॉर्मल ऐसी होती है, हमें 3 ऑक्सीजन को रख देना है, 3 यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। और ये बाकी बचा रह जाएगा जो लोन पेयर होगा। तो ये आपको ज्योमेट्री कैसी दिख रही है, ये तो पिरामिडल है, ठीक है, ट्रायगोनल या अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर है। तो अमोनिया में भी डायपोल मोमेंट क्या होता है, कुछ तो होता है, इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो ये 2 मॉलिक्यूल है D और ये 2 मॉलिक्यूल है जिसमें आपका क्या है, आपका XeF6 और XeO3, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, इसमें नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। तो इसके लिए हम आपका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। अभी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सोल्यूशन भी देखते हैं यहाँ पे। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की हम बात करें तो सबसे पहले दो बातों को याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई है। एक तो प्लेनारिटी की बात करेंगे, ठीक है, इसमें प्लेनारिटी बन रही है कि नहीं वो देखेंगे, कि आपका जो कार्बोकेटाइन है वो प्लेनार है कि नहीं वो देखना है हमें। और उसके बाद अगर कोई रेजोनेंस हो रहा है या कॉन्जुगेशन हो रहा है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आप ध्यान से अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेशन को प्रेफरेंस देंगे, बाद में प्लेनारिटी के बाद। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन आपका इस केस में फर्स्ट केस में ज़्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड में, उसके बाद इसका नंबर आएगा थर्ड। अब यहाँ पे इस केस में आप देखोगे तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो टर्शरी मोर स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों में टर्शरी है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, इसके लिए ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद किसका नंबर है, ये टर्शरी, उसके बाद ये आपका प्राइमरी है, ठीक है। और उसके बाद ये फाइनली जो आपका ये बाईसाइक्लिक क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि ये भी टर्शरी है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो ये प्लेनार नहीं है, होगा किसी भी हालत में ये प्लेनार होने वाला नहीं है। सो दैट्स वाई ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है वो C हो जाने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकेंड, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री से, द अमंग द डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड इन द इनेंशियो प्योर फॉर्म। मतलब हमें ये क्या देखना है, प्योर फॉर्म मतलब हमें ऐसा देखना है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, सबके स्ट्रक्चर दिखाए, हमें क्या दिया 1,2 डाई
डाईमिथाइल और 1,3 डाईमिथाइल दिया हुआ है। तो हमें सारे के सारे स्ट्रक्चर हम 1 बाय 1 ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका 1,2 पहला जो स्ट्रक्चर है ए का, ये 1,2 इक्वेटोरियल है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर होगा ये आपका CH3 उधर जा रही है, नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांस होने वाला है। तो इसको जब ऐसा बनाएंगे ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। इसमें क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि C2 है, लेकिन हमें इस मॉलिक्यूल को देख के नहीं देखना है, हमें यहाँ पे देखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। इस केस में अगर हम बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको कैसा रहेगा, यहाँ पे आपको जब आप ऐसा बनाओगे तो यहाँ पे कोई एक मिरर प्लेन जैसा दिखेगा। सो दैट इज़ यहाँ से आप प्लेन पास कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मिरर प्लेन अगर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपका जो इनेंशियो प्योर फॉर्म है, मतलब आपका जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो देखना है आपको। तो आपको जो फर्स्ट आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 1,3 की जब हम बात करेंगे, 1,3 की बात करेंगे तो 1,3 इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो आपका ये 1,3 है, ये दोनों के दोनों इक्वेटोरियल है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से प्लेन पास करेंगे, या फिर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका प्लेन जाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल में मिरर प्लेन है, दैट इज़ ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो याद रखिए कि अगर आपके पास C2 हो या फिर मिरर प्लेन हो तो ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल क्या होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। अदरवाइज़ वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब इनेंशियो प्योर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आपको मिरर प्लेन आसानी से दिख रहा है इस साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उसके बाद 1,4 इक्वेटोरियल जो दिया है, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपका इस मॉलिक्यूल में आपको क्या दिख रहा है, C2 ऐसा दिख रहा है कुछ, ठीक है। तो ये इनएक्टिव है। तो आप ध्यान से देखिए इसमें, तो आपको यहाँ से C2 आपको कैसा दिख रहा है। अगर आप यहाँ से पास करते हो तो आपको C2 रहेगा, ठीक है। आप यहाँ से अगर पास करते हो इस मॉलिक्यूल को ऐसे रखते हो तो आपको यहाँ से C2 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको C2 है, इसके लिए ये आपका यहाँ पे C2 है, आपका यहाँ पे को C2 दिया है, दैट्स वाई आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट